तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने दर्पण को पढ़ा था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देखा था कि अवतल दर्पण में इमेज कहाँ पर बनती है, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को आप रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तो हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है, हमने कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण के बारे में हमने सारी स्थितियां देख ली थी। आज कुछ दर्पण के न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम दर्पण के न्यूमेरिकल देखेंगे। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको आज के बाद दर्पण से आने वाले न्यूमेरिकल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात, जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो न्यूमेरिकल लगाने के पहले आपको कुछ बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे पहली बात, कभी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि आपसे न्यूमेरिकल में कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो हमेशा कैसी लेनी है, निगेटिव लेनी है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको बता दी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी, कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी को माइनस लें, कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी को प्लस लें। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी जो बात है, जो फोकस दूरी बराबर होता है r/2 यानी वक्रता त्रिज्या का यदि आप आधा कर देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगी फोकस दूरी। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि फोकस दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या आपकी 40 है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो 40/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। चौथी बात ये आपके सामने लिखी है, ये दर्पण फॉर्मूला है। ठीक है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ u जो है ये हमेशा वस्तु दूरी आपको लेनी है और v जो है ये प्रतिबिंब दूरी लेनी है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लें और इमेज डिस्टेंस v लें। ठीक है, अगली बात, m = -v/u, -v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बटे u मतलब वस्तु दूरी। ठीक है, अगली बात, जो m है यहाँ पर मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन हिंदी में, तो मैग्निफिकेशन -v/u होता है। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = hi/ho, मतलब hi जहाँ है हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब दूरी है और ho हाइट ऑन ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। हाइट ऑन ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की दूरी यानी वस्तु दूरी है। तो hi प्रतिबिंब दूरी दर्शाता है और ho वस्तु दूरी दर्शाता है। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यदि आवर्धन में ये दोनों फॉर्मूले से भी एक फॉर्मूला बन जाता है, m इक्वल है इस तरफ, तो अब हम लिख सकते हैं -v/u = hi/ho। इसका भी हम प्रयोग करके देखेंगे, तो आप ये बातें भी याद रखें। अगला, कभी भी जब आप न्यूमेरिकल लगाएं तो वस्तु दूरी u को हमेशा और प्रतिबिंब दूरी v को हमेशा क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। ठीक है, आइए कुछ न्यूमेरिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा है, किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। न्यूमेरिकल में जैसे ही आप सवाल को पढ़ते जाएं उसमें शुरुआती समय में से ही सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपको ज्ञात क्या करना है और आपको न्यूमेरिकल में पहुंचना कहाँ तक है। ठीक है, तो देखें, किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर ये लिखा है हमारे पास फोकस दूरी, मतलब f की जो वैल्यू है, फोकस दूरी का मान कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मैंने आपको तुरंत बताया कि जैसे ही आप देखें कि अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, तो आपने ऋण लगा दिया फोकस दूरी में। ठीक है, अगला 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा गया है। अब 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर आपने वस्तु को रखा है तो u जो बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। मैंने फिर से कहा था कि कभी भी न्यूमेरिकल लगाते वक्त हमेशा वस्तु दूरी को क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहाँ पर भी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 आ जाएगी। अब दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन मतलब मुझे मैग्निफिकेशन m, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन m की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है कि m बराबर हमारे पास क्या हो। ठीक है दोस्तों, हमारे पास m = आवर्धन m = -v/u, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, m = -v/u।
अब माइनस भी बटे यू, तो मेरे पास यू की तो वैल्यू है लेकिन मेरे पास भी की वैल्यू नहीं है। अब भी की वैल्यू हमें दर्पण वाले फॉर्मूले से, कोई भी चीज की वैल्यू यदि आपको नहीं मिल रही है तो आप दर्पण फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो दर्पण फॉर्मूला कहता है मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको जब आप एलसीएम लेके पहले ही सॉल्व कर लें ताकि आपको समस्या ना हो, तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू यहाँ पर u और v, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस u, ये आपका बन गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने के बाद आपको v की वैल्यू निकालनी है। देखिए 1/f, तो f के स्थान पर हमने लिखा 1/-18 इक्वल टू u, v की वैल्यू हमें ज्ञात कर रही है तो v, और u की वैल्यू हमारे पास है 12 तो -12 अपॉन u की वैल्यू मतलब कितनी है -12, और मल्टीप्लाई v की वैल्यू हमें निकालनी है तो v। ठीक है, इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो हो जाएगा -18v माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। आप करेंगे 18 दूनी 36 की 6, हाँ सिलाई आएगा 3, 18 कम 18 19 20 21, मतलब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -12 भी हो जाएगा। अब ये इस तरफ आएगा, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे आप, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -18 का भी प्लस 12 का भी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -216। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6v, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6v इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। ठीक है, इसी तरह आप जब v की वैल्यू निकालेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा 216/6, 6 18, ठीक है, 6 18 और 6 36, मतलब v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -36। तो हमारे पास v की वैल्यू निकल के आ गई है, v की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 36 निकल के आई है। ठीक है, v की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई है -36। अब v की वैल्यू आपके पास कितनी आई है -36। ठीक है, अब देखिए कहीं पर हमने गलती तो नहीं की है, यहाँ पर -18 भी आएगा, -18 भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 216 इक्वल टू -12 भी आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर क्या है -18 भी, इसको इस तरफ ले जाएंगे +12 भी हो जाएगा, और इसको इस तरफ लाएंगे तो -216 हो जाएगा। ठीक है, -6 भी इक्वल टू, ये पहले से तो माइनस का है, ये पहले से माइनस का है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस का भी है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। हाँ, मतलब v की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, प्लस का 36 निकल के आएगी, v की वैल्यू प्लस का 36 निकल के आएगी। अब इस v की वैल्यू को आप कहाँ पर रख दें, सीधे फॉर्मूले पर। तो देखें अब हमारे पास m का भी मान आ गया, अब हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी है -36, तो -36 यहाँ पर रखूँगा, m इक्वल टू यहाँ पर -36 आया ये, तो क्योंकि तब प्लस का 36 आया है, लेकिन ये फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा है, तो -36 अपॉन जो u की वैल्यू है पहले से कितनी है -12, तो यहाँ पर क्या होगा 12 × 36, मतलब मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये था आपका पहला सवाल जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू कितना आ गया है -3 आ गया है। तो देखें आपके सामने दूसरा सवाल है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए रखी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब न्यूमेरिकल लगाएं तो जो सवाल में दिया है उसको लिखने का प्रयास करें। पहला लिखा है 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु मतलब ये जो दिया है हाइट ऑन ऑब्जेक्ट, वस्तु जो है हाइट ऑन ऑब्जेक्ट कितनी दी है 1.2 सेंटीमीटर की। वस्तु 60 सेंटीमीटर फोकसीकरण वाले के वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब v की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण मतलब f की जो वैल्यू है ये कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी है।
एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखिए। अब जाहिर सी बात है वस्तु ही रखी होगी, मतलब u की जो वैल्यू है ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अब न्यूमेरिकल लगाने के पहले आप पहले देख लें कि कौन सा दर्पण है प्रतिफोक्सीकरण के। एक अवतल दर्पण, तो मैंने हमेशा बताया है आपको कि जब कभी अवतल दर्पण आएगा तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को नेगेटिव कर दो। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी ये दोनों कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u और m बराबर hi/ho। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे उस तरफ के, तो एक फॉर्मूला नया बन जाएगा -v/u = hi/ho। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो -v पहले से है तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +v। तो 60 अपॉन जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, -30 है, = hi हमें ज्ञात ही करनी है। और जो ho है हमारे पास कितना है, 1.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 30 से कम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जो hi की वैल्यू है, hi जो है हाइट ऑफ इमेज, ये आएगी कितनी, 12 दूनी 24 मतलब 2.4। और ये कैसी आएगी, माइनस। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, माइनस का 2.4। ठीक है, माइनस से मतलब नहीं, तो जो आंसर है हमारा कितना हो जाएगा, hi बराबर 2.4। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस का आया हुआ है ये। ठीक है, hi बराबर -2.4, ये आपके सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा। देखें दोस्तों, इसी में कई बार डायरेक्ट एक सवाल पूछा जाता है। जैसे एक सवाल आपसे आ जाएगा कि सवाल जिसमें बताऊं कि किसी वस्तु की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या जो है ये आपकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, डायरेक्ट सवाल कई बार एग्जाम में आता है, फोकस दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर वक्रता त्रिज्या दिया है तो वक्रता त्रिज्या को आधा कर दो तो क्या आएगा, फोकस दूरी आ जाएगा। तो F = r/2 होता है। तो r की तो वैल्यू हमारे पास दी है कितना, 40, 40/2 मतलब कितनी आ जाएगी, जो फोकस दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट सवाल। अब एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे, एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा, अगला सवाल चौथा, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, ठीक है, किसी 2.5 सेंटीमीटर वस्तु, अब वस्तु है मतलब हाइट ऑन ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले F की वैल्यू कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पर फोकस में हमने कितना लगा दिया, माइनस लगा दिया। मुख्य अक्ष पर मतलब मेन एक्सिस पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को ही आप रखेंगे तो u की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया कि u भी हमेशा कैसा लेना है, माइनस नेगेटिव लेना है। अब कह रहा है प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब हाइट ऑन ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब हाइट ऑन ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो अगर इसको हम डायरेक्ट सवाल को पुट करेंगे तो देखिए हमें निकालना क्या है, आवर्धन के फॉर्मूले से हम जानते हैं v/u = hi/ho। ठीक है, हमें डायरेक्ट पता है। अब हमारे पास यदि ये सारी वैल्यू है तो हम रख देंगे। देखिए ho हमारे पास है, हमारे पास hi नहीं है। ठीक है, और हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास u है लेकिन v नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा v को निकालना है, क्योंकि v आ जाएगा तो तीन चीज़ों के मान हो जाएंगे तो डायरेक्ट हमारा उत्तर आ जाएगा। तो v को निकालने के लिए मैंने बताया था कि चाहे u चाहिए आपको, चाहे v चाहिए, चाहे f चाहिए, आपको दर्पण फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। मैंने कहा था इसको सॉल्व करने के पहले बना लेते हैं, तो इसको बनाओगे तो 1/f = ये हो जाएगा v + u/uv, ये बना लिया। अब इसमें आप क्या कर दें, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें। अब जब डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/f, f की वैल्यू हमारे पास है 1/f कितना है, ये देखें
माइनस का 16, तो यहाँ पर क्या है -16 इक्वल टू भी की वैल्यू हमें निकालनी ही है और यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 है और हमारे पास ये कितना है भी यू की वैल्यू हमारे पास -24 है और जो भी की वैल्यू है ये हमें ज्ञात ही करनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -24 भी इक्वल टू -24 भी हुआ माइनस का 16 भी एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 16 चौको 64, 16 चौको 64 की 4 हंसलाई आएगी 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना होगा 38 होगा, यहाँ पर कितना होगा 38 होगा, 384 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसको जब आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा तो जाहिर सी बात ये प्लस का हो जाएगा लेकिन बड़ा चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 16 4 20 4 24 माइनस का 8 भी इक्वल टू कितना आ जाएगा 384 ही आएगा। और जब आप भी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 384 अपॉन कितना होगा 8 होगा, ये माइनस का ही होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे आप 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 6 8 64 कितना आएगा माइनस का 48, तो हमारे पास भी की जो वैल्यू है कितनी आ गई माइनस की 48 आ गई। अब जब भी की वैल्यू माइनस की 48 आई, अब इसमें फॉर्मूले में डायरेक्ट रखें तो देखें जो भी है तो हमारे पास क्या है माइनस का 48 फॉर्मूले में पहले से है, तो यहाँ पर हम रखेंगे जब तो ये पहले से कितना 48 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 24 है इक्वल टू एच आई हमें ज्ञात करनी है, तो एच आई बटे एच ओ हमारे पास कितना है 2.5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25 छक्का 125 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 की 0 आएगा, हंस कर आएगा कितना 20 आएगा, 25 चौको 100 और 20 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा मतलब 120 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 120 इक्वल टू माइनस को 24 एच आई आएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एच आई बराबर कितना होगा 120 अपॉन 24 आएगा। ठीक है, तो 24 पंचे क्योंकि माइनस का है तो एच आई बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 बार वैल्यू कट जाएगी 5 टाइम, तो 5 टाइम कटेगी तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आएगा। चूँकि आप इमेज बना रहे हैं अतः इमेज जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, अतः एच आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये है आपके प्रश्न का जवाब। ठीक है, अब एक चीज़ और दोस्तों आप याद रखें, कि हाँ ये हैं आपके सारे न्यूमेरिकल। एक और कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको दोनों उसको बताता हूँ। जैसे आप आवर्धन के लिए याद रखें कि जो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन होता है, उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है वो 0 से लेकर के m से लेकर के कितना होता है 1, मतलब 0 से 1 के बीच में होता है उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन। समतल दर्पण में m इक्वल टू कितना होता है, समतल दर्पण जब बात करेगा तो समतल दर्पण में m की वैल्यू कितनी होगी इक्वल टू 1 होगा, मतलब इसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है, दोनों बराबर होती है। और जब आपको अवतल दर्पण की बात करेगा तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में आप देखेंगे जब अवतल दर्पण के आवर्धन की बात होगी तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन है वो 1 बड़ा और बराबर m बड़ा और बराबर ये जो लास्ट है 1 तक ही जाएगा, तो अवतल दर्पण के लिए आपका क्या आएगा ये, तो ये डायरेक्ट आपसे सवाल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कि अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर के लिए आवर्धन क्या होगा, तो याद रखिए दोस्तों कॉनकेव मिरर जो होता है उसके लिए आवर्धन जो है, इसके लिए जो आवर्धन है 1 से लेकर के 1 शामिल करना है, लेकिन 1 तो 1 से 1 तक लगभग होता है। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा। अवतल दर्पण वही है जो आँख कान के डॉक्टर हैं, आँख कान और गला रोग विशेषज्ञ, आँख वाले, कान वाले, नाक वाले, ये आँख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है हमेशा किसी वस्तु की बड़ी इमेज बनाता है। अब आपके कान में कोई कीड़ा चला गया है, अब कीड़ा तो बहुत छोटा है, तो कीड़ा छोटा है तो आपको जब निकालना है कीड़े को तो देखना पड़ेगा, तो डॉक्टर के पास कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। वो अवतल दर्पण लगाता है कि जो कीड़ा होगा वो बड़ा होकर दिखाता है, मतलब अवतल दर्पण किसी वस्तु की बड़ी इमेज बनाता है। इस वजह से आँख कान नाक और रोगी जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है,
इसी तरह उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है? उत्तल दर्पण आपने देखा होगा वाहनों में साइड मिरर के रूप में, जब कार चलाने वाला या बस चलाने वाला ड्राइवर होता है तो आपने देखा होगा कि बगल से पीछे की तरफ देखता रहता है। अब वो जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? छोटी बनती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि बस वाला ड्राइवर है, पीछे देखना चाह रहा है कि वाहन कितने आ रहे हैं, तो यदि बस की इमेज यदि अवतल दर्पण आप लगा देंगे तो कोई भी बस है बहुत बड़ी आकार की बन जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा कितने वाहन आ रहे हैं। अतः कौन सा दर्पण लगाया जाता है साइड मिरर के रूप में? उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि हमें पता चलती रहे कि कितनी चीजें हमारे पीछे हैं और कितनी इमेज उनकी आ रही है। इसके लिए क्या लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर जो होता है, तो जो नाई होता है वो कौन से दर्पण का प्रयोग हम लोग मुंह देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यदि आप समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो समतल दर्पण के सामने यदि कोई 6 फुट का व्यक्ति खड़ा है तो उसे अपना इमेज देखने के लिए कितना दर्पण चाहिए? तो याद रखिए दोस्तों, अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण चाहिए होता है। हम लोगों की जितनी ऊंचाई होती है उसका हमें आधा दर्पण होगा। मतलब यदि 6 फीट का व्यक्ति है तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे 3 फीट का दर्पण चाहिए। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कई बार कि यदि कोई 8 फीट का व्यक्ति है और अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी, क्योंकि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण की आवश्यकता होती है। तो आशा है कि आपको दर्पण के सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने करवाए हैं और भी आप करिएगा और आपको समझ में आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।